नमस्ते भाइयों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में और लीगल हेल्प सॉल्यूशन एंड एसोसिएट्स से हम आपको बता दें कि हमारे साथ में बहुत सारे अधिवक्ता भाई काम कर रहे हैं। हम लोग बैठ के एक दूसरे के साथ में डिस्कशन करते हैं और आप सभी के बीच में अपने तथ्य हम साझा कर रहे हैं, जैसा कि लॉ प्रोसीजर में है, लॉ ऑफ एक्ट में है। तो हम आज यहाँ पे बात करेंगे कि दहेज प्रताड़ना 498A आईपीसी के तहत में हमें किस किस स्टेज पर क्वॉशिंग कराने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 482 आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में हम जा सकते हैं। तो इस पे हम मुद्दों पे बात करेंगे। इस मुद्दे पे बात करने से पहले हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि हमारा ये वीडियो जो है अंत तक आप देखते रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और हमारे इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपना सोशल काम करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे ये व्हाट्सअप नंबर 7906300632 पर आप संपर्क कर सकते हैं। समय अनुसार आपको कॉल की जाएगी। हम आज बात करेंगे कि जिस तरीके से आज की डेट में 80% केसेस जो डॉरी के हैं 498A आईपीसी के, ये दाखिल किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से फर्जी दाखिल किए जा रहे हैं। इस पर कन्विक्शन रेट बहुत कम है। और जो महिलाएं वास्तविक प्रताड़ित हैं, जो घरों से नहीं निकल पा रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम आगे इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल ये जो मेरा वीडियो है पुरुषों के हितों के लिए है कि आपके खिलाफ में यदि कोई भी मुकदमा 498A के तहत में दाखिल किया जाता है या कोई प्रार्थना पत्र आपके खिलाफ में दिया जाता है तो वो आप किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप किस किस स्टेज पे आप अपनी प्रोसीडिंग को आप क्वॉशिंग के लिए ले जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि महिला को जब इलीगल तरीके से ब्लैकमेल करना होता है, दबाव बनाना होता है, प्रॉपर्टी के लिए दबाव बनाना होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई प्रोसेस चल जाए तो उस पर उसको गलत तरीके से सबक सिखाने के नाम से, जो मेन बोल सकते हैं कि सबक सिखाने के नाम से ये दहेज के केस किए जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस किए जाते हैं, भरण पोषण जो मेन इंटेंशन इनका रहता है, इनके केस किए जाते हैं। इससे मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोगों को किसी भी स्टेज पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पीड़ित हैं, आप लोग अपने माँ बाप का ध्यान रखो, क्योंकि अगर वो लोग टूट जाएंगे तो आपकी स्थिति वैसे भी ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात कि आप लोगों को टूटते हुए कोई भी माँ बाप नहीं देखना चाहता, इसलिए हम आपको समय समय पे आपको अपने वीडियो के मार्फत अवगत कराते रहेंगे। ये हमारा चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपको रिलीफ मिलेगा। और आप किसी भी तरीके से डरे नहीं, किसी भी तरीके से परेशान ना हो, किसी तरीके से फ्री के नाम पे आप गुमराह ना हो। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, यथास्थिति जैसा मैं काबिल होऊंगा आपकी मदद करूंगा। तो हम लोग चलिए अब बात करते हैं कि आईपीसी सेक्शन के तहत में जब कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो संबंधित थाना आपको बुलाता है, बहुत डराता है, धमकाता है, एक पक्षी कार्रवाई होती है, सुनते ही नहीं है। तो लोग काफ़ी मैंने देखा है कि बोलते हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात बेबाकी से रखिए। अगर आप किसी दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो अपने आस पड़ोस के किसी भी एक फ्रेंड को, क्योंकि वो संबंधित थाना पड़ोसी को कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं बैठा सकता, बशर्ते आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को लेके मत जाइए। और दूसरी बात कि अरेस्टिंग की जो पावर है वो दहेज के केस में नहीं है। जैसा कि मैं पहले अपने प्रोसीजर में बता चुका हूं, अपने वीडियो में कह चुका हूं कि प्रोसीजर जो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार और राजेश कुमार शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश, इसके अमेंडमेंट एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री नई दिल्ली और सारे स्टेट के डीजीपी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस को फॉरवर्ड किए गए हैं। इनकी वेबसाइट से आप एडवाइजरी ले सकते हैं, होम मिनिस्ट्री नई दिल्ली की एडवाइजरी आप ले सकते हैं। इनकी सारी एडवाइजरी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जब भी आपके खिलाफ में कोई 498A का FIR होता है तो आप सबसे पहले
थाने की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उस एफआईआर को 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय के अंदर प्रेषित किया जाए और आप अपनी सत्यापित कॉपी, नकल सवाल जिसको बोलते हैं, उसको आप कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं और हाई कोर्ट, होनेबल हाई कोर्ट में आप 482 सीआरपीसी के तहत में आप जा सकते हैं, क्वेश्चन कराने के लिए आप जा सकते हैं। दूसरा स्टेज ये आता है कि लोगों ने हमसे पूछा कि क्या इससे राहत मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एफआईआर के बेस पे जब क्वेश्चन कराने के लिए 482 पे जाते हैं तो 2% रेयर केस में ऐसा होता है कि एफआईआर ख़त्म होती है। उसके बाद में उसमें सिंपली ये बात कह दी जाती है कि जब तक विवेचना हो रही है सीआरपीसी 173(2) के तहत में, तब तक प्रतिवादियों को अरेस्ट नहीं किया जाए। अरेस्ट करने का अधिकार पुलिस के हाथ में नहीं है जब तक कि कोई मेजर इंजरी ना हो। ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीआरपीसी 41A का नोटिस दिया जाएगा, आपके परिवार को नोटिस दिया जाएगा और थाने की जिम्मेदारी, जो आपका जांच अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आपके घर पे आए, आपके बयान दर्ज करे, लिखित बयान, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो भी आप बयान लिखित में दे रहे हैं उन बयान की एक सत्यापित कॉपी अपने पास में लें। अगर वो नहीं देते हैं तो यहाँ पे भी सीआरपीसी का वायलेशन हो रहा है और ये जिम्मेदारी बनती है कि एक कार्बन कॉपी आपको देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो आपको चार्जशीट के आधार पर होनेबल हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत में भी आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपको जांच अधिकारी डरा रहा है, धमका रहा है, नाम निकालने के पैसे ले रहा है, एफआईआर में धाराएं बढ़ा रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है, प्रोसेस का वायलेशन कर रहा है, अपोजिट पार्टी से मिला हुआ, अगर आपको कोई भी संदेह होता है तो आप संबंधित जिले के अधिकारी को आप शिकायत कर सकते हैं। डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जांच अधिकारी एक्ट ऑफ प्रोविजन से अलग नहीं हट सकते, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप उसको शिकायत देने के बाद आप मालाफाइड इंटेंशन के तहत में चार्जशीट को लेके 482 सीआरपीसी के तहत में वहाँ भी उसी स्टेज पे भी जा सकते हैं। अब चार्जशीट दायर होने के बाद न्यायालय की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस चार्जशीट पे कॉग्नियंस ले, स्वतः कॉग्नियंस ले। यह भी सीआरपीसी में प्रावधान है। स्वतः कॉग्नियंस लेने के बाद में वो आपके ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद में भी आपके पास एक स्टेज का आ जाती है कि आप चार्ज के आदेश को लेके भी होनेबल हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। बहुत लोगों ने सवाल बनाया कि क्या चार्ज को हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल 3 स्टेज पे आप अपनी एफआईआर, अपनी 498 की एफआईआर को आप चैलेंज कर सकते हैं। पहला स्टेज ये है कि एफआईआर के बाद में आप 482 क्वेश्चन पे जा सकते हैं। दूसरा स्टेज ये चार्जशीट के बेस पे आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तीसरा ये है कि माननीय न्यायालय ने जब आपके हस्ताक्षर करा के आदेश पारित कर दिया कि नहीं, आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो रहे हैं, तो आप 482 के तहत में जा सकते हैं। ठीक है, और जब चार्ज फ्रेम होने के बाद में डिस्चार्ज कैसे होते हैं उसके लिए भी प्रोसीजर दिया गया है। सीआरपीसी 227 में भी दिया गया है, सीआरपीसी 239 में भी दिया गया। अगर आपका कंप्लेंट केस है न्यायालय में, अगर 156(3) दायर किया गया और न्यायालय ने सुखवासी लाल वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर वो परिवाद दाखिल कर दिया, कंप्लेंट दाखिल कर दिया है, तो अगर आप को तलवी हो रही है तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं और उसको डिस्चार्ज कराने के लिए भी आप प्रार्थना पत्र आगे दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई एफआईआर की चार्जशीट होती है, चार्जशीट होने के बाद मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पर कॉग्नियंस लें, आपको नोटिस भेजें। आप नोटिस के बाद में होनेबल सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें कहा गया है कि बिना तथ्यों के, बिना कारणों के, बिना सबूतों के आधार पर पति पे मुकदमा ना चलाया जाए, पति के रिश्तेदारों पर मुकदमा न चलाया जाए। इस रूलिंग का नाम है गीता मल्होत्रा वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार। ये रूलिंग बहुत पॉपुलर रूलिंग है, आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि महिलाएं बदले की भावना में दूर रह रही नंदें, दूर रह रही भाभी, दूर रह रहे लोग, रिश्तेदारों के नाम आप जोड़ देते हैं, मोहल्ले वालों के नाम जोड़ देते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिनका कभी कुछ मतलब नहीं रहता, तो इनके नाम रिमूव हो जाते हैं। बस बशर्ते ये है कि डिपेंड्स करता है कि आपकी मेरिट्स कैसी हैं। आज की डेट में हमने देखा कुछ केसेस ऐसे आए मेरे पास में कि महिलाओं ने 307 आईपीसी का मुकदमा भी दर्ज कराया, बदले की भावना में, है ना, 370 का मुकदमा भी दर्ज कराया,
354 का भी करवा दिया। तो ये बदले की भावना में जिस तरीके से गिरफ्तारी 498 में ख़त्म हुई है, उस हिसाब से महिलाओं के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सेक्शन दबाव बनाने के लिए सेक्शन का यूज करते चले जा रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से महिला के खिलाफ में कार्रवाई करनी है, किस तरीके से मालाफाइड इंटेंशन में यदि कोई जांच अधिकारी आपके खिलाफ में गलत तरीके से प्रोसीडिंग कर रहा है तो मालाफाइड इंटेंशन शो करते हुए आप कॉन्स्टिट्यूशन रेट होनेबल हाई कोर्ट में किस तरीके से आप दाखिल कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ प्रोसीजर का कहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है, डीपी एक्ट, टॉरी प्रोविजन एक्ट, 3 सेक्शन का किस तरीके से जांच अधिकारी वॉयलेशन करता है और उस पर हम किस तरीके से कार्रवाई करवा सकते हैं, उसको हम एंटी करप्शन एक्ट के तहत में हम कहाँ किस जगह पे ले जा सकते हैं, उसके विभाग में हम किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ आईओ के खिलाफ हम किस तरीके से विभागीय अनुमति ले सकते हैं, किस तरीके से हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के मुखिया को हम कंप्लेन कर सकते हैं अगर लॉ ऑफ प्रोसीजर में यदि कोई वायलेट हो रहा है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन वगैरह के केस में अगर उसको वॉयलेट किया जा रहा है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, समझौते का अगर दबाव बनाया जा रहा है, कोई भी न्यायालय निचली अदालत से लेके होनेबल सुप्रीम कोर्ट तक आपको समझौते के लिए दबाव नहीं बना सकती। ये एक्ट ऑफ प्रोसीजर में नहीं आता है। और एक चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप समझौता करो, समझौता पे फाइल लगा दी, समझौता नहीं करोगे तो हम आपका ऑर्डर डिसमिस कर देंगे। ये इलीगल प्रोसेस है। कोई भी न्यायाधीश कभी भी समझौते के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं और वो समझौते की रिपोर्ट है आपके केस को किसी भी तरीके से कोई फ़र्क नहीं डालेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समझौता करना है या नहीं करना है। बाकी आगे अधिक जानकारी के लिए किस तरीके से आपको अपने केस के लड़ना है, किस तरीके से आपको आगे मूव करना है, आप अपने स्वयं विवेक से आगे मूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमें आगे की प्रोसीजर करनी है, किस तरीके से आईओ के खिलाफ चलना है, किस तरीके से जो हमें बयान की कॉपी जांच अधिकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ में वो कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन है जो वो वॉयलेट कर देता है। इस तरीके के बहुत सारे तथ्य हम आगे लेके आएंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, यदि कोई भी मदद चाहिए हो तो हम सशुल्क हम लोग काम करते हैं। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, आपकी यथासंभव जो भी मदद होगी हम आपको पूरी करेंगे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। महिला कानून दिन पे दिन बनते रहेंगे क्योंकि आज हमारे देश में जब 498 जब बना था उस टाइम पे वास्तविक अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति कमज़ोर थी। उसी के बियाफ में ये एक्ट का बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में जो महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, आज वो इसका ज़्यादा मिसयूज कर रही हैं। और ये जो प्रोसीजर है कि नहीं साहब अगर हमें खर्चा पानी मिल गया है तो अब तुम भी अपने पति से ले लो, तो ये सारी चीज़ें गांव तक पहुंच रही हैं, शहरों से गांव तक पूछ रही हैं। हर तीसरे घर में ये समस्या है। कोई लोग अपने घर से बाहर नहीं कह पाते हैं, कुछ लोग अपनी खुल के बात करते हैं। इसलिए उन सभी लोगों से भी आग्रह है कि समाज में खुल के आइए, अपनी बात कीजिए। आपको किस बात की शर्म है? आपकी घर की बहू बेटी जो शादी होकर आपके घर में आई थी, आपके बेटे के लिए आई थी, तो उसमें शर्म करने की क्या बात है? क्या समाज नहीं जानता है कि हमारी पत्नी चली गई है? पूरा समाज जानता है, लेकिन हम लोग डर के मारे अपनी बात नहीं कहते हैं। इसलिए डरना छोड़ दो, डरने से कुछ नहीं होगा। आप डरते रहेंगे, महिला कानून बनते रहेंगे और पुरुष आत्महत्या करते रहेंगे। आपकी लड़ाई सिर्फ आप न्यायालय में जीत सकते हैं, सड़कों पर नहीं जीत सकते। किसी से गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आत्महत्या करने की नहीं सोचें। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि आत्महत्या करना है तो एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क कर लेना, मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूंगा। और जहां भी आप आत्महत्या की सोचेंगे तो हम भी आपके साथ में आएंगे और हम भी आपका सहयोग करेंगे, हम भी आत्महत्या करेंगे। लेकिन हमसे ज़रूर संपर्क करना, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। आईपीएस स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दास जी, क्या हुआ उनके केस में? डीएम बक्सर के केस में क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। इसलिए ऐसे ख्याल दिमाग से निकाल दो और आगे आपके बचाव पक्ष। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मुकदमा दाखिल करता है उसके पास में केवल एक ही तथ्य रह जाता है, एक ही बार कथन करने का रह जाता है, ठीक है। लेकिन जो डिफेंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, उसको न्यायालय में 1000 मौके मिलते हैं अपने आप को साबित करने के लिए। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम आपके लिए बैठे हैं। आपके लिए, आपकी मदद को हम हमेशा तैयार हैं
और आप हमसे आ सकते हैं। जैसा भी उचित होगा हम आपकी मदद करेंगे। बाकी का हमारा ये वीडियो देखते रहिए। हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।